हाय एवरीवन, आज के वीडियो में हम निफ्टी क्या होता है, निफ्टी बनता कैसे है और आप निफ्टी में कैसे इन्वेस्ट कर सकते हो इसके बारे में जानेंगे। बिफोर आई बिगिन आई वुड लाइक टू से वन थिंग कि जो भी लोग इन्वेस्टिंग कर रहे हैं या फिर इन्वेस्टिंग में आना चाह रहे हैं, जनरेटिंग 13-14% रिटर्न इज अ वेरी गुड रिटर्न ऑन अ ईयरली बेसिस। अगर आप ये रिटर्न ईयर ऑन ईयर बेसिस पे कंसिस्टेंटली जनरेट करते जा रहे हैं, सो आपका जो कॉर्पस है या जो आपकी वेल्थ है वो बहुत ही अच्छे रेट से कंपाउंड होती जाएगी। एंड निफ्टी इज़ वन सच टूल जिसके थ्रू आप ये कंपाउंडिंग इजीली कर सकते हो। इट बिकम्स अ नो ब्रेनर और आप निफ्टी में एक्चुअली में कैसे इन्वेस्ट कर सकते हो उसके बारे में हम सीखेंगे। सो वीडियो का सबसे पहला पार्ट है कि निफ्टी होता क्या है। अब निफ्टी एक बहुत ही सिंपल साधारण भाषा में मैं कहूँ तो निफ्टी एक 50 स्टॉक्स का पोर्टफोलियो है। मान लीजिए आपने कोई पैरामीटर के बेसिस पे 50 स्टॉक्स आइडेंटिफाई किए, उन 50 स्टॉक्स को आप अपने एक पोर्टफोलियो में रख रहे हैं। वो जो पोर्टफोलियो बन जाता है वो आपका निफ्टी होता है। अब पॉइंट ये आता है कि आप जो पोर्टफोलियो में स्टॉक्स डाल रहे हो उन स्टॉक्स का वेटेज क्या रखोगे। फॉर एग्जाम्पल, अगर आपके पास 50,000 रुपये है तो आपने क्या किया, आपने सभी स्टॉक्स में 1,000 रुपये इन्वेस्ट कर दिए। सो सारे स्टॉक्स को 1,000 रुपये एलोकेट हो जाएंगे और 50 स्टॉक्स का आपका पोर्टफोलियो बन जाएगा। ये एक सिंपल तरीका होता है जहाँ पे आप हर एक स्टॉक को इक्वली वेट दे रहे हो। बट निफ्टी ऐसे नहीं बनता है। जो एक्चुअल में एनएससी ने निफ्टी बनाया है उसमें वेटेज इक्वल नहीं रहता है, उसमें वेटेज अलग तरीके से डिटरमाइन होता है। वो जो वेटेज अलग तरीके से डिटरमाइन होता है उसको समझने के लिए हमको समझना पड़ेगा कि बहुत ही इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट, दैट इज मार्केट कैप। अब मार्केट कैप क्या होता है? मार्केट कैप कंपनी की वैल्यू होती है। सो फॉर एग्जाम्पल, किसी कंपनी का शेयर प्राइस आज 100 रुपये चल रहा है और उस कंपनी ने 20,000 शेयर इशू किए। सो 20,000 इंटू 100, 20 लाख कंपनी की टोटल मार्केट कैप हो गई। सो इस तरीके से आपके पास जो भी कंपनी लिस्टेड है एनएससी पे, ऐसा नहीं कह रहा हूँ जो 50 कंपनी निफ्टी में आ रही है उनकी बात कर रहा हूँ, बट जो भी कंपनी एनएससी बीएससी या कोई भी एक्सचेंज पे लिस्टेड है उन सबकी एक मार्केट कैप एसोसिएटेड है। जैसे कि आप मेरे स्क्रीन पे देख पा रहे हो, मैंने उन 50 स्टॉक का नाम लिख के रखा है या उन 50 शेयर्स का नाम लिख के रखा है जो आज निफ्टी का पार्ट बनते हैं। और आप उनके बाजू में देख पा रहे हो कि उन सभी का मार्केट कैप या फिर उनकी मार्केट वैल्यू जो है वो लिखी हुई है। फॉर एग्जाम्पल, अडानी एंटरप्राइज की मार्केट वैल्यू है करीबन करीबन 3,64,000 करोड़। ऑलराइट, वैसे ही एशियन पेंट्स की है 2,80,000 करोड़। सो ये सभी कंपनी की मार्केट कैप है। ऑलराइट, अगर आपको मार्केट कैप समझ में आ रहा है तो आप बहुत ही क्लोज हो ये समझने के कि निफ्टी का जो कॉम्पोजिशन है या फिर जो वेटेज है वो कैसे डिटरमाइन होता है। सो अगर ऐसे ही करके मैं ऐड करूं तो आज निफ्टी में करीबन 50 कंपनियां हैं। इन 50 कंपनी का टोटल मार्केट कैप समवेयर अबाउट 1,75,00,000 करोड़ होता है। सो विच इज़ अ वेरी बिग नंबर। स्टिल इंडिया इज नॉट द लार्जेस्ट स्टॉक मार्केट। हमसे ही बड़े बड़े स्टॉक मार्केट्स है, जैसे यूएस का मार्केट है, चाइना का मार्केट है एंड ऑल दैट। बट येस, हमारा जो इंडेक्स है, हमारा जो निफ्टी है, उसमें 50 जो कंपनियां हैं उन सभी की वैल्यू अगर मैं कंबाइन कर दूं तो 1,75,00,000 करोड़ रुपए की वैल्यू आती है, विच इज़ वेरी बिग। अब निफ्टी में वेट कैसे असाइन होते हैं? जो हमारे पास 50 स्टॉक है कि हर स्टॉक को इतना इतना वेट एलोकेट होगा। सिंस हम इक्वल वेट के थ्रू नहीं कर रहे हैं, हम मार्केट कैप के थ्रू कर रहे हैं। सो एक तरीका ये हो सकता है कि हम 3,64,000 करोड़ जो अडानी एंटरप्राइज की वैल्यू है उसको डिवाइड करें जो टोटल मार्केट कैप है उससे, दैट इज 1,75,00,000 एंड देखें कि उसका वैल्यू कितना आ रहा है। सो 2% हमारा एलोकेशन अडानी एंटरप्राइज में हो जाता है। वैसे ही करते करते हम सारे स्टॉक्स का निकाल सकते हैं। राइट, आप देख पा रहे हो मैंने फॉर्मूला आपके लिए पहले से ही डाला हुआ है। ऐसे अगर हम देखें तो रिलायंस का वैल्यू करीबन करीबन 11% आता है, क्योंकि 19 लाख करोड़ का मार्केट कैप है रिलायंस का और हमारे पास टोटल वैल्यू जो है वो 1,75,00,000 है। तो 11% रिलायंस का आता है, विच इज़ वेरी बिग। ऑलराइट, और कोई भी ऐसी कंपनी नहीं है जो रिलायंस के आसपास भी है। ऑलराइट, नेक्स्ट 6% हमको एचडीएफसी बैंक दिख रही है। हालांकि ये मेथड में भी एक फ्लॉ है। ऑलराइट, ये मेथड में क्या फ्लॉ है? ये मेथड में कंपनी के सारे जो शेयर्स इशू किए गए हैं ना वो सारे के सारे हम कंसिडर कर रहे हैं, बट हमको वो नहीं करना चाहिए। इसका रीज़न ये है, चलो रिलायंस का एग्जांपल लेते हैं। आज रिलायंस 19 लाख करोड़ की कंपनी है। लेकिन रिलायंस का अगर आप शेयर होल्डिंग पैटर्न खोल के जाके देखोगे तो उसमें आपको दिखेगा कि 49 to 50% जो कंपनी है वो ऐसे लोग होल्ड करते हैं जो शायद कभी आके अपने शेयर्स बेचे ही ना। व्हेन आई से ऐसे लोग हैं जो शेयर्स बेचे ही ना, आई मीन मानी फैमिली होल्ड करती है या मानी कोई ट्रस्ट होल्ड करता है या फिर कोई ऐसे नियर एंड डियर वंस होल्ड करते हैं जो कि आके स्टॉक शायद बेचे ही ना। इनको हम जनरली कहते हैं इनसाइडर ग्रुप या फिर प्रमोटर ग्रुप, जो कि स्टॉक आके ना बेचे। फॉर एग्जांपल, और भी ऐसे स्टॉक्स है जहाँ पे आपको दिखेंगे कि प्रमोटर है होल्डर, गवर्नमेंट है होल्डर या फिर कोई उनकी फॉरेन पेरेंट कंपनी है जो होल्ड करती है। ये ऐसे लोग हो जाते हैं जो कि आके अपना जो वैल्यू है या फिर जो अपना शेयर्स है वो आके मार्केट में नहीं बेचेंगे। एनएससी ने निफ्टी में एक बहुत ही ब्यूटीफुल एडजस्टमेंट किया। क्या किया कि एनएससी ने ये डिसाइड किया कि हम पूरा मार्केट कैप नहीं लेंगे, हम सिर्फ फ्री फ्लोट मार्केट कैप लेंगे। इसका मतलब ये हुआ कि जैसे कि मैंने रिलायंस एग्जांपल लिया, उसमें 19 लाख करोड़ टोटल वैल्यू थी कंपनी की, बट 9.5 लाख से 10 लाख करोड़ के शेयर्स अंबानी फैमिली होल्ड करती है। तो जो बचा हुआ वैल्यू है
वो मार्केट में ट्रेड हो सकता है, इसलिए उसको फ्री फ्लोट बोलते हैं। तो 9 लाख करोड़ के आसपास का वैल्यू जो है वो मार्केट में ट्रेड हो सकता है। तो इसलिए हम एक और मार्केट कैप निकालेंगे, दैट इज नथिंग बट द फ्री फ्लोट मार्केट कैप। तो मैं रिलायंस का अगर एग्जाम्पल लूँ आपके सामने, तो हमको दिख पा रहा है कि 19,33,000 करोड़ मेरा टोटल मार्केट कैप था, बट एक्चुअल में अगर फ्री फ्लोट मार्केट कैप देखो तो 9,67,000 करोड़ है। ये वो वैल्यू है शेयर्स की जो शायद मार्केट में ट्रेड करे। वैसे अगर आप सारे स्टॉक्स के निकालोगे तो आपको ये वैल्यूज दिख जाएगी। ऑलराइट, ये हमारे सारे 50 स्टॉक्स जो हमारे वहाँ लिस्टेड है उन सब की वैल्यू है। ऑलराइट, इनके बेसिस पे आपको वेट्स निकालने हैं। आप वेट कैसे निकालोगे? आप उस कंपनी का मार्केट कैप कितना है डिवाइड बाय टोटल मार्केट कैप या टोटल फ्री फ्लोट मार्केट कैप कितना है। सो 87,000 करोड़ फॉर एग्जांपल अडानी का मार्केट कैप है, यू डिवाइड दैट बाय 95 लाख करोड़, यू विल गेट द इंडेक्स वेटेज फॉर अडानी एंटरप्राइजेस। वैसे ही करके आपको सारे ही स्टॉक्स के निकालने हैं। अब देखो, एक इंटरेस्टिंग चीज़ मैं आपको यहाँ पे दिखाता हूँ इन द केस ऑफ HDFC बैंक। और HDFC बैंक को मैं यहाँ पे हाईलाइट करता हूँ। यहाँ पे एक चीज़ समझते हैं बहुत ही इंपॉर्टेंट, अगर मैं टोटल मार्केट कैप लेता ऑलराइट और उसके बेसिस पे अगर मैं वेटेज बनाता तो HDFC बैंक का वेटेज सिर्फ 6% आ रहा है ऑलराइट। लेकिन जैसे ही मैंने फ्री फ्लोट मार्केट कैप ले लिया, सो हमको दिख पा रहा है कि 11% वेटेज जो है वो HDFC बैंक को मिल रहा है। इसका रीज़न क्या है? इसका रीज़न ये है कि HDFC बैंक में शायद प्रमोटर होल्डिंग बहुत कम है, और जो होल्डिंग है वो पब्लिक के पास या फिर ऐसी होल्डिंग है जो नॉन प्रमोटर ग्रुप के पास ज़्यादा है, जो कि शायद मार्केट में आके ट्रेड हो सकती है। दैट इज़ द रीज़न वाई हम देख पा रहे हैं कि HDFC का फ्री फ्लोट ज़्यादा होने की वजह से उसका इंडेक्स में वेटेज भी ज़्यादा है। लाइकवाइज हम ऐसे और भी स्टॉक्स आइडेंटिफाई कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल लेट्स टेक द केस ऑफ ICICI बैंक, और ICICI बैंक में भी सेम चीज़ दिख रही है। अगर टोटल मार्केट कैप के बेसिस पे मैं बनाता तो 4% आता, बट सिंस मैं फ्री फ्लोट मार्केट कैप के बेसिस पे बना रहा हूँ तो 8% मेरे को होल्डिंग मिल रही है। अगेन प्रमोटर ग्रुप का हो सकता है होल्डिंग थोड़ा सा कम हो। सो इससे हमको ICICI बैंक के बारे में पता चल गया। वैसे ही हम कोई IT स्टॉक ले सकते हैं और उसके बारे में भी जान सकते हैं कि चीज़ें कैसे वर्क करेगी। सो IT स्टॉक में जैसे मैं TCS का केस ले रहा हूँ, यहाँ पे रिवर्स हो रहा है, जो बैंक्स के साथ हमने देखा वो नहीं बट उल्टा हो रहा है। अगर TCS का मैं टोटल मार्केट कैप के बेसिस पे वेटेज निकालता तो 9% वेट आता, बट सिंस मैं फ्री फ्लोट पे निकाल रहा हूँ तो 4% ही आ रहा है। इसका मतलब क्या है कि बहुत सारे शेयर्स TCS के प्रमोटर ग्रुप के पास शायद अभी पड़े हैं, दैट इज द रीजन। तो आप देख पा रहे हैं टोटल मार्केट कैप TCS का 15 लाख करोड़ है, लेकिन फ्री फ्लोट सिर्फ 4,25,000 के आसपास है। सो ऑटोमेटिकली जो 10 लाख करोड़ के शेयर्स है वो प्रमोटर ग्रुप के पास पड़े, एंड दैट इज द रीजन जब निफ्टी बना फ्री फ्लोट के बेसिस पे तो ऑटोमेटिकली जो वेटेज है वो उस पर्टिकुलर कंपनी का भी कम हो गया। सो इस तरीके से चीज़ें वर्क करती है। ध्यान रहे मैंने आपको 3 अलग अलग वेटेज मेथड्स बताए, इक्वल वेटेड बताया, वो हम फॉलो नहीं करते हैं। हम मार्केट कैप वेटेड फॉलो करते हैं, बट उसमें भी हमने लेटर ऑन एक एडजस्टमेंट किया। क्या एडजस्टमेंट किया? हमने फ्री फ्लोट की तरफ चले गए, क्योंकि वो सही तरीका है लिक्विडिटी को गेज करने का। स्टॉक मार्केट्स को गैम्बल, जुआ, सट्टा, ना जाने क्या क्या नाम से बुलाया जाता है, लेकिन स्टॉक मार्केट ही एक ऐसी जगह है जहां आप लंबे समय में 15 to 20% रिटर्न्स एवरी ईयर बना सकते हैं। बट अब इशू ये है कि आप इन्वेस्ट करो तो करो कैसे? वेल, उसके लिए मार्केट्स को समझना बहुत इंपॉर्टेंट है। इसी रीजन से हमने नमस्कार प्रसाद के साथ A to Z ऑफ स्टॉक मार्केट का कोर्स बनाया है, जहां हमने स्टॉक मार्केट के सारे बेसिक्स कवर किए हैं। ये कोर्स को देखने के बाद आप मार्केट्स को इजीली समझ पाएंगे और धीरे धीरे एक बेहतर इन्वेस्टर बन पाओगे। इसीलिए ये वीडियो देखने के बाद ये कोर्स चेकआउट कीजिए और इंश्योर कीजिए कि आप स्टॉक मार्केट की जर्नी में किसी से पीछे ना रहें। इस कोर्स का लिंक डिस्क्रिप्शन में है। नाउ लेट्स गेट बैक टू द वीडियो। अब वीडियो के नेक्स्ट पार्ट में हम आते हैं, जहाँ पे हम समझेंगे कि निफ्टी एक्चुअली में स्टार्ट कब हुआ था और आज वो क्या पोजीशन पे खड़ा है। मैं नंबर्स की बात बाद में करूंगा, बट मैं यहाँ पे निफ्टी के कॉम्पोजिशन की बात करूंगा। जो हमने जो 50 कंपनियां देखी वो एज ऑफ दिसंबर 2023 थी, बट जब निफ्टी एक्चुअली में बना था और निफ्टी पहली बार जब ट्रेड हुआ था दैट इज़ इन 1996, उस समय जो कंपनीज थी या फिर जो सेक्टर्स थे वो काफ़ी अलग थे। सो फॉर एग्जाम्पल अगर मैं आपको एक फैक्ट बताऊँ तो 1996 22 अप्रैल को फर्स्ट टाइम ट्रेड किया था। सो एट दैट पॉइंट इन टाइम जो भी 50 कंपनी थी उनमें से अभी सिर्फ 13 कंपनीज ही एग्जिस्ट करती है निफ्टी 50 इंडेक्स में। मैं ऐसा नहीं कह रहा हूँ कि वो कंपनी बंद हो गई है, बट उन्हें निफ्टी का पार्ट नहीं रखा है। हो सकता है शायद वो मर्ज हो गई हो या फिर अपना ट्रैक लूज कर दिया हो इसलिए बंद हो गई हो। दैट कुड बी ए सेपरेट कॉन्वर्जेशन ऑल टुगेदर। तो चलिए जानते हैं कौन सी ऐसी कंपनीज है जो करीबन 28 से 29 साल तक निफ्टी का पार्ट बनी हुई है और कैसा परफॉर्म कर रही है। सो फॉर दैट हमारे पास ये शीट है जहाँ पे हम देख पा रहे हैं कि ये 50 कंपनी जो मेरे ऊपर वाले कॉलम में है ये वो कंपनियां हैं जो 1996 में जब निफ्टी ट्रेड हुआ था तब थी। ऑलराइट, और ये जो कंपनीज है जो करंट कंपनीज है वो ये सारी है। हम देख पा रहे हैं कि जो 13 कंपनीज है जो अभी भी निफ्टी का पार्ट है, दैट इज़ बजाज ऑटो, HDFC बैंक, ग्रेसिम इंडस्ट्रीज, डॉक्टर रेड्डीज, लार्सन एंड टुब्रो, हिंडाल्को, हिंदुस्तान यूनिलीवर, ITC, ICICI, रिलायंस,
SBI, टाटा मोटर्स एंड टाटा स्टील। उस समय के टाइम पे और भी बहुत सारी कंपनीज थी जिनको शायद हम अभी भी जानते हैं, अभी भी उनके प्रोडक्ट्स यूज़ करते हैं, बट वो अभी निफ्टी 50 का पार्ट नहीं है। फॉर एग्जाम्पल रैनबैक्सी है, पॉन्ड्स है, ऑलराइट, देन वी हैव अरविंद मिल्स, देन वी हैव अशोक लेलैंड, ऑल दीज कंपनीज वर अ पार्ट ऑफ निफ्टी 50 बट नाउ दे आर नॉट। दे एग्जिस्ट? येस, दे कंटिन्यू टू एग्जिस्ट। वो NSE पे अभी भी ट्रेड होते हैं, बस निफ्टी 50 का पार्ट नहीं है। ऑलराइट, इन द सेम वे हम सेक्टर्स की जब बात करते हैं तो सेक्टर्स में तो एक बहुत डिफरेंस आया है फ्रॉम 1996 टू 2023 और 24 एज वी आर स्पीकिंग। उस समय फाइनेंशियल सर्विसेज IT का इतना ज़्यादा वेटेज नहीं हुआ करता था जितना कि अभी है। राधर मैं आपसे कहूँ तो IT तो उस समय एग्जिस्ट ही नहीं करता था। सो आज IT करीबन करीबन हम देख पा रहे हैं हमारे स्क्रीन पे कि 14.18% निफ्टी 50 का पार्ट है, बट उस समय IT जैसा कुछ था ही नहीं। आप देख पा रहे हो ऑन द राइट हैंड साइड वी कैन सी कि IT जैसा कुछ है ही नहीं वहाँ पे, एंड मेजॉरिटी ऑफ द डोमिनेंस केम फ्रॉम बैंक्स दैट वर PSUs या फिर प्राइवेट बैंक्स, या फिर हमको दिख पा रहा है कि कैपिटल गुड्स का भी ठीक था। कंज्यूमर ओरिएंटेड कंपनीज ज़्यादा फोकस में रहती थी उस समय। एट द वेरी सेम टाइम ऑयल एंड गैस रिलेटेड कंपनीज भी फोकस में रहती थी। ऑटो का अच्छा खासा शेयर था, टेक्सटाइल्स का था, कैपिटल गुड्स का था, बट वो काफ़ी ज़्यादा शिफ्ट हो गया टुवर्ड्स फाइनेंशियल सर्विसेज, IT, ऑयल एंड गैस, FMCG, कंस्ट्रक्शन, हेल्थ केयर। जैसे आप पहले देख पा रहे हो हेल्थ केयर सिर्फ 2.6% था, बट अभी वो बढ़ के हो गया है 4.31%। वैसे ही आप देख पा रहे हो केमिकल्स उस समय पे अच्छा खासा 3.4% कॉन्ट्रीब्यूट करता था निफ्टी को, बट अभी गिर के हो गया 0.28%। वैसे ही आपका टेलीकम्युनिकेशन 3.12 है, उस समय टेलीकम्युनिकेशन का नाम भी नहीं था। कंज्यूमर ड्यूरेबल्स 3.03 है, उस समय कंज्यूमर और FMCG कंबाइन होकर 17% था। आपका FMCG और आपके कंज्यूमर को यहाँ पे ऐड करो तो भी उतना नहीं बनता है जितना पहले था। मेन डिफरेंस जो आया है वो फाइनेंशियल सर्विसेज में आया है ऑब्वियसली। तो जैसे कि आप देखोगे जब भी HDFC या फिर एक्सिस बैंक या फिर ICICI ये सारे मूवमेंट दिखाएंगे इंडियन मार्केट्स में, तो विल सी निफ्टी 50 ऑल्सो शोकेसिंग सिमिलर काइंड्स ऑफ मूवमेंट। सिमिलर काइंड का मतलब क्या हुआ कि वो अगर पॉजिटिव वे में मूव कर रहे हैं तो मोस्ट लाइकली हमारा निफ्टी भी उसी डायरेक्शन में मूव करेगा। सो ये सेक्टरल कॉम्पोजिशन की बात हो गई, और ये आपके कंपनी कॉम्पोजिशन की बात हो गई, जो कि काफ़ी ज़्यादा डिफरेंट हो चुका है 1996 से लेके अब तक। सो निफ्टी 50 में डिसाइड कौन करता है कि कौन से स्टॉक्स आएंगे कौन से नहीं आएंगे, वो NSE करता है। NSE की क्या क्राइटेरियाज है, अलग अलग क्राइटेरियाज है। आप NSE की वेबसाइट पे जाओगे तो आप पढ़ पाओगे कि एग्जैक्टली क्या क्राइटेरिया होती है कि वो निफ्टी 50 का पार्ट बनेगी। हर 6 महीने में NSE जो है वो निफ्टी के कॉम्पोजिशन को चेक करता है। वन ऑफ द मेन क्राइटेरियाज NSE की ये है कि जो कंपनीज है वो उनका मार्केट कैप जो है वो टॉप 50, अगर मैं डिसेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करूँ मार्केट कैप वाइज हायर टू लोअर, तो टॉप 50 कंपनीज मेरी निफ्टी का पार्ट बनती है। एट द वेरी सेम टाइम वो कंपनीज FNO में भी ट्रेड होनी चाहिए। अब FNO होते क्या एग्जैक्टली कैसे वर्क करते हैं उसके लिए आप हमारे दूसरे चैनल पे जा सकते हो जहाँ पे हम ट्रेडिंग के बारे में डिस्कस करते हैं। बट येस, दिस इज हाउ इट वर्क्स। अब बात आती है निफ्टी 50 को यूज़ कौन करता है, निफ्टी 50 का पर्पस क्या है, निफ्टी 50 बना क्यों है। तो सबसे पहला काम जो निफ्टी 50 का है वो एक बेंचमार्किंग के लिए यूज़ होता है। बेंचमार्किंग के लिए यूज़ होता है मतलब फॉर एग्जाम्पल आप कार्तिक हो, आपका एक पोर्टफोलियो है, आप खुद से इन्वेस्ट करते हो, आप खुद स्टॉक्स पिक करते हो, आपको लग रहा है कि आप बहुत अच्छे स्टॉक पिक करने लग गए हो। आपको ऐसा क्यों लग रहा है? क्योंकि पिछले 1 साल में आपने 25% रिटर्न जनरेट किया है। इसका मतलब आपने 1 लाख रुपए मार्केट में डाले थे और आज 1,25,000 हो गए, तो आप बहुत खुश हो। आप अपने 10 दोस्तों को बता रहे हो कि आपका 1,25,000 हो गया। लेकिन उसी समय आपका एक और दोस्त आता है, वो आपको बताता है कि नहीं, आपने अच्छा परफॉर्म नहीं किया है। आपने अच्छा परफॉर्म इसलिए नहीं किया है क्योंकि अगर आप निफ्टी के रिटर्न्स को देखो तो निफ्टी खुद 35% बढ़ा है। तो अब कार्तिक बेंचमार्क कर सकता है कि मैंने जो 25% परफॉर्म किया है, क्या मैंने अच्छा परफॉर्म किया है या नहीं किया है। वो कैसे बेंचमार्क कर सकता है? बाय लुकिंग एट अ रिलेटिव बेंचमार्क और एन इंडेक्स। तो बेंचमार्क या फिर जो इंडेक्स का काम कौन करता है, वो हमारा निफ्टी 50 करता है। सो अगर आप मोस्ट ऑफ द म्यूचुअल फंड्स देखो जो बड़ी कंपनीज में इन्वेस्ट करते हैं, ब्लू चिप स्टॉक्स में इन्वेस्ट करते हैं, उनका बेंचमार्क जनरली आपको दिखेगा कि निफ्टी 50 ही रहता है। तो बेंचमार्किंग के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होता है। और सेकेंडली ये बताता है कि हमारे मार्केट्स कैसे परफॉर्म कर रहे हैं ओवरऑल। सो फॉर एग्जांपल सेंसेक्स और निफ्टी दो चीज़ें हैं जिसके बेसिस पे आम जनता बात करती है। तो अगर कोई बोलना चाह रहा है कि मार्केट अच्छा परफॉर्म कर रहा है तो वो लोग NSE में सारी की सारी कंपनीज का परफॉर्मेंस नहीं देखते कि 5,000 कंपनी कैसे परफॉर्म कर रही है। वो सिर्फ जो टॉप 2 इंडाइसेस है मेरे निफ्टी और सेंसेक्स, उसके बेसिस पे ही चीज़ें डिसाइड करती है। सो अगर निफ्टी 1% 1.5% से बढ़ा हुआ है या फिर निफ्टी अपने ऑल टाइम हाई पे है, तो सीधा सीधा लोग ये कह देते थे कि मार्केट अभी ऑल टाइम हाई पे है। इसका मतलब ये नहीं है कि सारी ही कंपनियां अच्छा परफॉर्म कर रही है। टॉप 50 कंपनी क्यूमुलेटिवली अच्छा परफॉर्म कर रही है, इसका ये मीनिंग होता है।
सो देयर कुड बी इंस्टेंसेस जहाँ पे वो 4,950 कंपनियां नहीं अच्छा परफॉर्म कर रही है, ये टॉप 50 कंपनी परफॉर्म कर रही है, फिर भी शायद लोग बोल देंगे कि हमारा मार्केट अच्छा परफॉर्म कर रहा है. सो इट इज़ जस्ट अ वे टू रिफ्लेक्ट द ओवरऑल परफॉर्मेंस, हाउ एवर इट इज़ नॉट द ओवरऑल परफॉर्मेंस पर से, बट इससे हमको काफ़ी अच्छा आइडिया आ जाता है. एट द वेरी सेम टाइम सेकेंड जो मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़ है जहाँ पे निफ्टी 50 यूज़ होता है इज़ फॉर इन्वेस्टिंग. अब जैसे कि मान लीजिए बाहर के इन्वेस्टर्स हैं, उनको इंडिया एज अ कंट्री पे वो बहुत बुलिश है. सो ये नहीं हो सकता कि अब वो लोग इंडिया आएंगे, इंडिया में स्टॉक्स हैंड पिक करेंगे कि भाई ये कंपनी अच्छा परफॉर्म करेगी, अच्छा परफॉर्म करिए. इट्स वेरी डिफिकल्ट फॉर देम, उनके लिए टाइम कंज्यूमिंग भी होता है, उनके पास और भी बड़े काम होते हैं. सो वो लोग इकोनॉमिक्स पे बैठ लेते हैं. सो फॉर एग्जांपल अगर अब मुझे इक्विटी मार्केट्स में इन्वेस्ट करना है, मैं यूएस से हूँ, सो इंडियन इक्विटी मार्केट्स में इन्वेस्ट कर रहा हूँ, तो मैं सीधा सीधा एक इंडेक्स पकड़ सकता हूँ, उस इंडेक्स में मैं इन्वेस्ट कर सकता हूँ. मेरे पास 1,000 करोड़ रुपए है, मैंने 1,000 करोड़ रुपए एक साथ वहाँ इन्वेस्ट कर दिए. सो इस तरीके से हमको इंडेक्स बहुत तरीके से हेल्प करता है. इंडेक्स ट्रेड करने के लिए भी यूज़ होता है कि हम लोग इंडेक्स के बेसिस पे ट्रेड लेते हैं फ्यूचर्स एंड ऑप्शंस में, बट अगेन दैट इज़ अ डिफरेंट सेगमेंट ऑल टुगेदर, उसको आप हमारे दूसरे चैनल पे पढ़ सकते हो. कमिंग टू द नेक्स्ट थिंग, मैंने आपको बताया अभी वन ऑफ द इंपॉर्टेंट यूजेस ऑफ निफ्टी इज़ टू इन्वेस्ट इन निफ्टी. सो आप भी एज ए रिटेल इन्वेस्टर निफ्टी का फ़ायदा ले सकते हो. मैंने शुरू वीडियो के स्टार्टिंग में बताया था कि निफ्टी ने 13-14% रिटर्न दिए सालाना बेसिस पे, तो आप भी एज एन इन्वेस्टर फ़ायदा उठा सकते हो निफ्टी का. अब कैसे उठा सकते हो उसको समझते हैं. ऑलराइट, सबसे पहला ख्याल सबको जो आता है वो यही आता है कि मेरे पास अगर 1 लाख रुपये है तो मैं 1 लाख रुपये लेके जाऊँगा मार्केट में, देखूंगा कि कौन से 50 कंपनियाँ कुणाल ने वीडियो में बताई थी, वो 50 कंपनी के आगे कुणाल ने वेट्स भी लिखे हुए थे, तो सीधा सीधा पैसा वहाँ डाल दूंगा. चलिए वो ट्राई करते हैं. चलिए 1 लाख रुपये लेके आए हम, ठीक है, हम यहाँ पर अमाउंट लिखते हैं 1 लाख रुपये, ठीक है. अब हमको दिख रहा है फॉर एग्जांपल अडानी एंटरप्राइज का शेयर 1% है निफ्टी में और 3,199 रुपीज़ का वो स्टॉक है. अगर अब 1% मुझे एलोकेट करना है 1 लाख का, तो दैट इज़ समवेयर अबाउट 915 रुपीज़. ऑलराइट, 915 रुपये लेके मैं जा रहा हूँ अडानी एंटरप्राइज का स्टॉक लेने. पर मार्केट क्या कह रहा है, मार्केट कह रहा है कि वो जो स्टॉक है वही खुद 3,200 रुपये का है. सो इट इज़ इम्पॉसिबल फॉर मी टू इन्वेस्ट इन अडानी एंटरप्राइज. तो ऑटोमेटिकली मेरा जो पूरा रैशनल है वही ख़राब हो जाएगा. तो क्योंकि इंडिया में फ्रैक्शनल इन्वेस्टिंग अलाउड नहीं है, जैसे 1/4 शेयर खरीदना, 1/3 शेयर खरीदना, आधा शेयर खरीदना, ये सब इंडिया में अलाउड नहीं है. यूएस में है, इंडिया में नहीं है. इसीलिए इट बिकम्स वेरी इंपॉर्टेंट फॉर अस टू अंडरस्टैंड कि हम खुद से जाकर निफ्टी में इन्वेस्ट नहीं कर सकते. हमको शायद पैसे बहुत लोगों के पूल करने पड़े और फिर हम इन्वेस्ट कर पाए. सो जब पैसे पूलिंग की बात आ जाती है तो दो एसेट क्लासेस सभी के माइंड में आते हैं. वन इज़ ETFs एंड द अदर वन इज़ म्यूचुअल फंड्स. तो म्यूचुअल फंड्स में क्या होता है, मेरे आपके जैसे बहुत सारे लोग निफ्टी का फ़ायदा उठाना चाहते हैं, निफ्टी जो बढ़ रहा है उसके प्राइस राइज को का एडवांटेज लेना चाहते हैं. सो फॉर दैट ऑल ऑफ अस कम टुगेदर, वी पुल आर मनी एंड वी गिव इट टू अ फंड मैनेजर जो कि रेप्लिकेट कर लेता है. जब हम पैसा इतना सारा पुल करते हैं, हम 500,000 करोड़ रुपए पुल करते हैं, then it becomes easier for us to invest in those 50 stocks in the very same proportion. Alright, at the very same time आपने देखा कि निफ्टी की जो कंपनीज थी, पहले 50 कंपनियां जो थी उसमें से 13 कंपनियां ही सेम ही रही है, मतलब 37 कंपनीज इधर उधर हुई है. सो अब जो फंड मैनेजर है जिनको हम सब पैसा पुल करके पैसा देते हैं, वो ये इस चीज़ का ट्रैक रखता है और जो कंपनियां डिलीट हो रही है, ऐड हो रही है, उसका वो स्पेशली ध्यान रखता है. सो इस तरीके से चीज़ें वर्क होती है, इस तरीके से चीज़ें आपकी मूव करती है. सो ETFs भी उसी तरीके से वर्क करते हैं जैसे म्यूचुअल फंड्स वर्क करते हैं. द एडेड एडवांटेज विद ETFs इज उनके जो यूनिट्स होते हैं वो एक्सचेंज पे ट्रेड भी करते हैं. सो अगर आप ज़्यादा लिक्विड यूनिट्स के लिए जा रहे हो तो आप शायद ETFs के लिए जा सकते हो. सो एज ऑफ नाउ व्हेन वी आर स्पीकिंग, हमारे कंट्री में 16 ऐसे ETFs लिस्टेड है जो कि निफ्टी को ट्रैक करते हैं. तो ऐसे 16 ETFs से आप जाओगे जो कि सिर्फ और सिर्फ आपका पैसा लेते हैं और यही कोशिश करते हैं कि जैसा निफ्टी परफॉर्म कर रहा है वैसा आप भी परफॉर्म करिए. अगर किसी को ETFs के बारे में और भी जानना है तो हमने ETFs के बारे में एक पूरी सीरीज़ बनाई है, आप उस पर क्लिक कर सकते हो और जान सकते हैं कि ETFs कैसे वर्क करते हैं. सेकेंडली, करीबन हमारे पास ऐसे 18 म्यूचुअल फंड्स है बाय डिफरेंट AMCs लाइक टाटा, मोतीलाल, सो एंड सो फोर्थ, जिन्होंने ऐसे म्यूचुअल फंड्स बनाए हैं जो कि निफ्टी 50 को ट्रैक करते हैं. सो दैट इज़ द आइडिया. अब वो कैसे ट्रैक करते हैं, कौन सा बेटर पैरामीटर होता है, वो सब हमने म्यूचुअल फंड की मास्टर क्लास में कवर किया हुआ है जो कि इसी चैनल पे है. सो आप वो भी रेफर कर सकते हो टू अंडरस्टैंड कि कैसे आप सही म्यूचुअल फंड सिलेक्ट कर सकते हो. अब बात करते हैं निफ्टी के रिटर्न्स की कि निफ्टी पिछले 27-28 साल में कैसा परफॉर्म किया है, कैसे रिटर्न्स रहे हैं. सो जब निफ्टी लॉन्च हुआ तो उसकी वैल्यू 1107 रुपये थी. लॉन्च कब हुआ था? 22 अप्रैल 1996 में. सो 1107 की वैल्यू होने का मतलब उसका एक बेस वैल्यू था 1000. अब ये बेस वैल्यू जो 1000 होता है वो कैसे वर्क करता है, आप ये 50 कंपनियाँ लीजिए,
ये 50 कंपनी जो डिसाइड हुई थी 1996 में, उनका टोटल वैल्यू लिखिए, उस टोटल वैल्यू के आगे 1000 को मार्क करिए। अब जैसे जैसे ये 50 कंपनी की वैल्यू मूव कर रही है, वैसे वैसे आपकी ये 1000 की वैल्यू भी मूव करेगी। ऑलराइट, दैट इज़ वेरी इजी टू अंडरस्टैंड। तो 1995 नवंबर को ये 50 कंपनी डिसाइड हो गई, 1000 का वैल्यू मार्क कर दिया गया। 1995 नवंबर से लेके अप्रैल 1996 तक कुछ मूवमेंट हुआ होगा स्टॉक्स में, तो करीबन करीबन 10% जैसा वो स्टॉक्स मूव किए थे। तो ये 1000 रुपये के पॉइंट्स भी कितना मूव कर गए, 1107 तक मूव कर गए। तो निफ्टी जब एक्चुअल में पहली बार लॉन्च हुआ, पहली बार लिस्ट हुआ, तो 1107 रुपये की वैल्यू पे लिस्ट हुआ था। तो आज जो हम निफ्टी देख रहे हैं, ये वही 1107 रुपये का प्रोग्रेशन है। तो सीधी सीधी बात है, 1107 रुपये की चीज़ आज करीबन करीबन 22,000 की हो गई है। दैट इज़ ऑलमोस्ट अ रिटर्न ऑफ 20x। तो अगर आपका 1 लाख रुपये उस समय डला होता 1996 में, जैसे कि सब बोलते हैं, तो आज वो पैसा आपका करीबन करीबन 20 से 22 लाख जितना हो जाता। इसमें डिविडेंड्स भी आए होंगे, ऑल दोज थिंग्स मस्ट हैव हैपेंड, बट यस, इस तरीके से चीज़ें वर्क करती है। तो ये जो कंपाउंडिंग हुई है, ये 12 से 14% के रिटर्न पे हुई है, विच इज़ अ वेरी गुड नंबर, वेरी हेल्दी नंबर। क्योंकि अगर हम इन्फ्लेशन को देखें तो इन्फ्लेशन हमारा 5 से 6 से 7% होता है। अगर मैं उसको भी माइनस कर दूँ तो आराम से 6 से 7% रिटर्न आप रियल रिटर्न्स बनाए हो, विच इज़ ट्रिमेंडस। मतलब बहुत ऐसे कम मार्केट्स है दुनिया में जो आपको कंसिस्टेंटली 20-25 साल तक ऐसा रिटर्न्स दे पाए। सो इफ़ यू आर वेरी न्यू टू द मार्केट्स और आपको पता है कि इंडिया बहुत अच्छा परफॉर्म करेगा, बुलिश हो वो चीज़ पे, और आपको एक सीधा रेप्लिका चाहिए उसका कि इंडिया अच्छा परफॉर्म करे, साथ में आपके रिटर्न्स भी अच्छा है, तो निफ्टी इज़ अ वेरी गुड वे ऑफ इन्वेस्टिंग इन इट। आप कैसे इन्वेस्ट कर सकते हो, मे बी आप SIP राउट सेलेक्ट कर सकते हो इन दी ETFs और इन द म्यूचुअल फंड, बट दैट इज़ ऑल टुगेदर अ सेपरेट टॉपिक टू डिस्कस ऑन। आज के टॉपिक में हमने एग्जैक्टली समझा कि निफ्टी कैसे वर्क करता है, कैसे ट्रेड होता है। सो NSE ने ये इंडेक्स लॉन्च किया हुआ है। वैसे ही NSE ने बहुत सारे इंडाइसेस बनाए हुए हैं ये गेज करने के लिए कि उस पर्टिकुलर सेक्टर के या उस पर्टिकुलर नंबर ऑफ स्टॉक्स कैसा परफॉर्म कर रहे हैं। सारे इंडाइसेस को आप देख सकते हो। हम आगे जाके इंडाइसेस पे भी वीडियोस बनाएंगे जहाँ पे आप समझ पाओगे कि कौन से इंडेक्स कौन से स्टॉक्स को ट्रैक करता है। एंड आई एम होपिंग कि अगर आप अपनी इन्वेस्टिंग जर्नी स्टार्ट कर रहे हो या फिर आप अपनी इन्वेस्टिंग जर्नी के मिडवे में हो और स्टॉक सिलेक्शन आपके लिए एक प्रॉब्लम है कि कौन से स्टॉक में कब पैसा डालूं, कितना डालूं, क्या इस पॉइंट पे एंट्री लूं, किस पॉइंट पे एग्जिट लूं, पर आप लंबे समय के लिए इन्वेस्ट करना चाहते हो, तो निफ्टी कुड बी अ वेरी गुड ऑप्शन फॉर यू। एट द वेरी सेम टाइम वुड ऑल्सो लाइक यू टू चेक आउट आवर प्लेटफॉर्म upsurge.club, जहाँ पे हमने बहुत सारे इन्वेस्टिंग और ट्रेडिंग के कोर्सेज बनाए हैं। हमने फंडामेंटल्स कवर किए हैं, हमने स्टॉक पिकिंग कवर किया है, हमने ट्रेडिंग की सारी स्ट्रैटेजीज कवर की है। सो आप जाइएगा प्लेटफॉर्म पे, देखिएगा कि क्या चीज़ आपके लिए रेलेवेंट है, आप उस हिसाब से अपने पढ़ाई और ज़्यादा कर सकते हैं मार्केट से रिलेटेड, ताकि आप अपना एक अच्छा पोर्टफोलियो बना सके और अच्छे से पैसे मार्केट से जनरेट कर सके। थैंक यू।